अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 13.7 ए कवर करेंगे और इस प्रॉब्लम की खास बात यह है कि इसमें एक हम वर्कशीट बनाएंगे। वो वर्कशीट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करती है और इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि किस तरह चेंजेस इन बैलेंस शीट अकाउंट्स जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं कैश इनफ्लोज को या आउटफ्लोज को। हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय विलियम साका बेटनर, या इसको हम मीक्स इन मीक्स कहते हैं। और ये आपके सामने प्रॉब्लम है। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो इसमें क्या डिस्कस हुआ हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है और कंपनी का नाम है सेटेलाइट 2010 और ये बनी भी 2010 में ही थी। और 2010 का इसको प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 115,000। और फिर इनिशियली ऑब्वियसली जब कंपनी का फर्स्ट ऑपरेशन था तो ये एक बहुत स्मॉल कंपनी थी, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो बहुत ही ड्रामेटिकली कंपनी में एक्सपेंशन शुरू हो गई। और कंपनी की ना सिर्फ सेल्स और नेट इनकम एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में वो ट्रिपल हो जाएगी। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2010 की और 2011 की दी हुई है। और अब आप चेक करें जस्ट लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल, तो आप देखें कि ये $100,000 थे और यहाँ पे 850,000, यानी कि रिसीवेबल्स एकदम से इंक्रीज हो गई, या यूं कह लें कि सेल्स इंक्रीज हुई तो कस्टमर्स या क्रेडिट सेल्स भी इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट देखें तो $600,000 से 2653 तक इंक्रीज हो गया है। एंड लाइकवाइज बाकी तमाम चीज़ें भी क्या हुई हैं, ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो गई हैं। रिटेन अर्निंग भी आप देख लें 115 से 555 इंक्रीज हो गई हैं। सो ये बैलेंस शीट आइटम्स दिए हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग इनकम स्टेटमेंट्स, और कुछ अदर चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल नेट इनकम बताया गया है कि इस पीरियड में यानी 2011 में नेट इनकम कितनी थी। डिविडेंड इन्होंने कभी पे नहीं किए। डिप्रिसिएशन दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की चेंजेस हैं, शेयर्स हैं, बोरोइंग्स एंड सो ऑन, यानी कि ये 5 एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं अदर देन दिस बैलेंस शीट। उसके अलावा आपको जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिपेयर अ वर्कशीट फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉलोइंग द जनरल फॉर्मेट इलस्ट्रेटेड इन एग्जिबिट 13-7। सो 13-7 एग्जिबिट है। सो हम पहले 13-7 चेक कर लेते हैं कि ये क्या एग्जिबिट है, तो हमें फिर बनाना इजी हो जाएगा। तो हम ये डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये बुक है विलियम साका बेटनर की फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। उसका चैप्टर है ये 13। और इस 13 में हम जाते हैं सीधे एग्जिबिट 13-7 और हम देखते हैं कि वर्कशीट कैसे डिस्कस हुई हुई, कैसे बनाई हुई है। So here we have 13-6 and then 13-7. So अब आप अगर देखें तो ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट में दो कॉलम्स, दो मिडिल कॉलम्स होते हैं। एक एक्सप्लेन द चेंजेस इन ईच बैलेंस शीट अकाउंट ओवर द ईयर, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर था और करंट ईयर था, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जो अकाउंट्स बैलेंसेस चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। लास्ट ईयर अकाउंट्स रिसीवेबल की वैल्यू 100,000 थी, करंट ईयर जो है वो 850 है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहले तो हम देखते हैं कि बैलेंस शीट आइटम्स कैसे चेंज होते हैं, कितने चेंज होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन। और फिर हम देखते हैं कि हाउ ईच चेंज अफेक्टेड कैश, और ये जो बैलेंस शीट में चेंज आ रहा है वो चेंज उस चेंज की वजह से किस तरह से बैलेंस शीट कैश पे इम्पैक्ट आता है। और इसमें जैसे
वैसे तो इसमें कोई एसेट सीक्वेंस नहीं है, और हम भी जब बनाएंगे तो हम सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक रफ आइडिया दिया हुआ है कि सबसे पहले अगर आप रिटेन अर्निंग या नेट इनकम में जो डिफरेंस आता है वो लिख दें। उसके बाद डिप्रिसिएशन का जो चेंज आता है वो लिख दें। आपको पता है डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो हम ये देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डिफरेंस आता है, टाइमिंग डिफरेंस है नेट इनकम और कैश फ्लो का। और इसके अलावा अदर देन कैश जो बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं जिसमें एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ होती हैं, हम वो देखेंगे। और फाइनली फिर हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश। और कैश फ्लो ये जो आपके पास वर्कशीट है ये बिल्कुल इसी तरह हम बनाएंगे। आप इसमें देख लीजिए, ये बिगनिंग बैलेंस है, यानी कि जो भी आपका करंट ईयर होगा। हम हमारे पास जो प्रॉब्लम है 13.7, उसमें भी जो हमारा करंट ईयर है वो है 2011। सो इसका मतलब है जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा 2010 है। सो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है। या यूं कह लें कि करंट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई और ये क्लोजिंग। और ये तमाम आइटम्स जो हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। तो हम देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या आ रहा है, और उसकी वजह से कैश पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं कि हम इसमें से ले लेते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस था 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डिक्रीज आ गया है। एसेट है बाय नेचर, डिक्रीज का मतलब है क्रेडिट पे आ गया है। एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट पे लिखते हैं, वेरी बेसिक रूल है। सो एसेट जब डिक्रीज होंगे, जैसे यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो आप देख लें दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो दरमियान वाले दो कॉलम हैं, ये आपको शो करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट आइटम्स और क्लोजिंग बैलेंस शीट आइटम में जो डिफरेंस है और उसका इम्पैक्ट आइदर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो ये हम इम्पैक्ट देखेंगे ये कैसे लिखते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम उसमें आप देखिए कि ये जो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज देखें 15,000 से डिक्रीज हो गई है। उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमारे कैश पे क्या आ रहा है। अब जैसे कैश पे हमारा इम्पैक्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज की वजह से, ये देखिए यहाँ पे 35,000 है, ये 20,000 है। जब हमने डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब है हमने सेल कर दी, और सेल करने के बाद ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा वो ट्रांजैक्शन में एक्सप्लेन हुआ हुआ होगा। हमने अकॉर्डिंगली उसके यूजेस और सोर्सेस लिखने हैं। सो कि कैश किस तरह इनफ्लो होता है, किस तरह आउटफ्लो होता है, और कैश इफेक्ट करते हुए हमने देखना है कि ये आइदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। और आप देखें कि हमारा जो कैश बैलेंस था, previously it was 50,000 और currently 45,000, यानी कि there is a decrease of 5,000 कैश, इसी वजह से क्रेडिट है। तो यही हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। ये देखिए, नेट डिक्रीज इन कैश जो है वो हमारा कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। सो ये वर्कशीट है और ये रिक्वायर्ड है, ये हमने बनाना है हमारे आज के इस प्रॉब्लम में। तो हम वापस अपने एक्सेल शीट की तरफ आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये देखिए, ये बैलेंस शीट आइटम्स हमें दिए हुए हैं, और बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट है 2010 की, 2011 की। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने क्या किया है, ये यहाँ पे पहले ही एक्सेल में कॉलम बना दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको शो कराती हूँ। ओके, सो अगर आप इसको चेक करें तो ये बैलेंस शीट एग्जैक्टली इसके दो पोर्शन बनाए हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। एक पोर्शन में हम बैलेंस शीट इफेक्ट देखेंगे, और ये जो बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं, ये देखें, ये 80,000 एंड सो ऑन। सो ये मैंने यहाँ से एज इट इज कॉपी किए हैं, यानी कि आप कह लें कि ये कैश, फॉर एग्जांपल कैश का बैलेंस आप देख लें, आप चेक कर लें
प्रॉपर्टी प्लांट का बैलेंस आप देख लें, या आप टोटल बैलेंस देख लें, एंड सो ऑन। इसी तरह ये क्लोजिंग बैलेंस आप प्रॉपर्टी प्लांट का देख लें। और अगर हम थोड़ा सा एसेट साइड की तरफ आते हैं, एसेट्स तो ये हो गया इम्पैक्ट। और अगर हम लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी वाली साइड पे आते हैं, तो हमने सिमिलरली इसी तरह ये चीज़ें कॉपी की हैं। या रिटेन अर्निंग देखिए 115 है। इसी तरह अकाउंट्स पेबल का बैलेंस है, एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है कि हमने एज इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि प्रीवियस ईयर की थी, और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि करंट ईयर की है, वो हमने वहां से कॉपी की है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमें जो ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम वन बाय वन इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारे सबसे पहले बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है इम्पैक्ट, और उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। आप देख लीजिए दो पोर्शन है। एक पोर्शन है कैश इफेक्ट और कैश, क्योंकि हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। इसीलिए हम कैश इफेक्ट्स जो है वो डायरेक्टली तीनों एक्टिविटीज में डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो जब हम फॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें मसला नहीं होगा, हम यहीं से अमाउंट कॉपी करेंगे और फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्ट कर देंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है, अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है net income for the year was $440,000 and dividend had never paid. तो इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जो हमारे पास इनकम है, यानी कि $440,000 की इनकम आई है, इसकी वजह से सबसे पहले तो रिटेन अर्निंग इंक्रीज होती है। सो रिटेन अर्निंग बाय नेचर क्रेडिट, यानी कि जब आप प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की वजह से रिटेन अर्निंग इंक्रीज होती है। और अगर डिविडेंड्स होते हैं तो उसकी वजह से रिटेन अर्निंग डिक्रीज होती है, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करते हैं। ये बैलेंस शीट इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सो ये जो हमारा प्रॉफिट है 440,000, तो यहाँ पे 440,000 हमने क्या किया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। क्यों क्रेडिट साइड पे लिख दिया? क्योंकि इसकी वजह से हमारा आप देख लें कि इम्पैक्ट आ रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट इनकम आ रही है। अच्छा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी हर ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट आएगा वो एटलीस्ट दो एंट्रीज में आएगा, या हम डबल एंट्री सिस्टम कर रहे होते हैं तो डुअल इम्पैक्ट आता है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। So profit for the year. So for the year profit हमारा क्या है? एक कैश इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट की वजह से कैश हमारे पास आता है, तो इस वजह से हमने इसको डेबिट साइड पे या सोर्सेज लिख दिया। और प्रॉफिट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। अच्छा, साथ में यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मांगी हुई है वो अंडर इनडायरेक्ट मेथड है। तो ये बात भी अगर हम जहन में रखें कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू करनी है। और इनडायरेक्ट मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, इसमें नॉन कैश आइटम्स हम ऐड बैक करते हैं, और फिर हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी इसमें एडजस्ट करते हैं, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड था। अब आप देख लीजिए जो पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका इम्पैक्ट हमने डेबिट और क्रेडिट पे लिखा है, और ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल इम्पैक्ट आना चाहिए है। सो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वजह से ना सिर्फ रिटेन अर्निंग बढ़ गई है, बल्कि उसकी
कैश इम्पैक्ट क्या आएगा कि प्रॉफिट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ कैश। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड 147। अच्छा, जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन क्या होता है कि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और जब हम इनडायरेक्ट मेथड बनाते हैं तो हम इसको ऐड बैक करते हैं। 147 हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये क्या होता है, ये एक्सपेंसेस होता है, ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी लॉन्ग टर्म ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एसेट है, और ये नेट इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नेट का मतलब है नेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी इसमें से हम ऑलरेडी डिप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं। ये देखिए, अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यानी एसेट का जो भी डिप्रिसिएशन था वो प्लांट एंड इक्विपमेंट में से हम माइनस कर चुके हैं। सो डिप्रिसिएशन जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम डिप्रिसिएशन कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बाय नेचर क्रेडिट होता है और उसकी वजह से एसेट डिक्रीज होते हैं, इसी वजह से हम उसको क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे 147। और क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो कैश में हम क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, या आप कह लें कि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, हमने इसको 147 से ऐड बैक कर दिया। तो अब देख लीजिए कि हर ट्रांजैक्शन के हम डुअल इम्पैक्ट या डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाते जा रहे हैं। ना सिर्फ वो इफेक्ट जो कि बैलेंस शीट में है, बल्कि वो इफेक्ट जो कि कैश का डिफरेंस आता है, हम वो भी दिखाते जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या जिक्र किया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज प्लांट एसेट कॉस्टिंग ऑफ दिस अमाउंट। सो कंपनी ने क्या चीज परचेज की है, प्लांट एसेट परचेज किए हैं। कितने के परचेज किए हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 2.2 मिलियन के परचेज किए, और कंपनी ने उसके लिए कैश कितना दिया है, यानी कैश 1.85 है, और फाइनेंस बाय इशूइंग अ लॉन्ग टर्म। ओके, यानी कि ये जो 2.2 मिलियन के एसेट्स परचेज किए हैं, तो सारे उसने कैश पे परचेज नहीं किए हैं, बल्कि उसने क्या किया है कि कुछ के उसने पैसे दिए हैं और कुछ के यानी कि पार्शली कैश पेमेंट की है, और बाकी का उसने लोन लिया है, यानी लायबिलिटी क्रिएट की है। और लायबिलिटी कितने की क्रिएट की है, 3,50,000 की। सो इसकी एडजस्टमेंट हम किस तरह करेंगे कि अगर अब हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हमारे पास कैश जो एसेट हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। सो प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास इंक्रीज हो गया है, कितने से इंक्रीज हो गया है, 2.2 मिलियन से इंक्रीज हो गया है। डेबिट साइड पे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट इंक्रीज होता है, इस वजह से हमने इसको डेबिट साइड पे किया। अच्छा, अब हमने इसकी पेमेंट किस तरह से की, सबसे पहले तो हमारे पास से कैश चला गया, और वो कैश कितना गया, 185, यानी कि 1.85 मिलियन से कैश गया। और जब भी आप लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट हम लिखेंगे। और जब भी आप ये एसेट परचेज करते हैं, आपके पास से कैश आउटफ्लो होता है, यानी आपके पास से कैश चला जाता है, यूजेस में हम लिखेंगे, और वो कितना है, 187,500। यहाँ पे ये क्या, लेकिन अभी ये एक इम्पैक्ट आया है। दूसरा इम्पैक्ट क्या है, आपने इसकी पेमेंट की है, किसमें की है, लॉन्ग टर्म नोट आपने इशू किए हैं। सो लॉन्ग टर्म नोट हमारे पास हम देखते हैं बैलेंस शीट में, ये देखें लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे आप यानी कि
लोन लेते हैं या लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो वो क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये क्रेडिट पे चला जाएगा। तो अगर आप अमाउंट देखें या इम्पैक्ट देखें तो इम्पैक्ट हमारा डबल आ गया कि यहाँ पे 2.2 मिलियन का हमने एसेट डेबिट किया है, और 1.85 प्लस 350,000 डॉलर, इन दोनों को प्लस करें तो 2.2 मिलियन हमने क्रेडिट भी कर दिया है। सो ये था थर्ड हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन। फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है इन 2011 द कंपनी बोरोड 1450, यानी कि हमने अब देख यहाँ पे हम कंपनी ने क्या किया है, बोरोइंग्स की है, और अगेंस्ट अ 6 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ लोकल बैंक। अच्छा, कंपनी ने जब बोरोइंग की है तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे ये देखें नोट पेबल के अगेंस्ट बोरिंग की है। आप जब भी लोन लेते हैं या बोरिंग्स करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है, और आपने क्योंकि लोन लिया है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और कौन सी लायबिलिटी है, यहाँ पे उसने क्लियर मेंशन कर दिया है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो ये देखिए नोट्स पेबल है, और 1.450 है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे इंक्रीज किया है, क्योंकि नोट्स पेबल बाय नेचर क्रेडिट है। जब आप मजीद लोन लेंगे तो ये और क्रेडिट पे आ जाएगा, तो 1.450। देखिए, अच्छा, ना लायबिलिटी ना सिर्फ इंक्रीज हो गई बल्कि कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। और आप क्योंकि बोरोइंग्स कर रहे हैं तो ये बोरोइंग्स आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगी। सो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, या आप सिंपली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिख सकते हैं। और हम इसको डेबिट साइड पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे कैश इंक्रीज हो रहा है, ये कैश का सोर्स है, यानी कि इससे कैश आपके पास आया है, प्लस हुआ है। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। आप देखिए यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड पे, और बोरोइंग्स क्रेडिट साइड पे, और यही हमारी एंट्री भी होती है। अगर आप एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब भी हम बोरो करते हैं कैश डेबिट हो जाता है, और नोट्स पेबल या और कोई अगर लायबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एडिशनल शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक नो पार वैल्यू वर इशूड टू इन्वेस्टर फॉर 500,000 कैश। सो कैपिटल स्टॉक क्या है, इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे देखें कैपिटल स्टॉक बाय नेचर क्रेडिट होता है। सो जब आप मजीद शेयर्स इशू करते हैं तो वो क्रेडिट अमाउंट आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट किया कैपिटल स्टॉक, और साथ में हमारे पास कैश भी आ जाएगा। और ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इशुएंस ऑफ कैपिटल स्टॉक। और जब भी आप कैपिटल स्टॉक इशू करते हैं आपके पास कैश इंक्रीज हो जाता है। अगर हम एंट्री वाइज भी देखें तो हम कैश डेबिट करते हैं और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे देख लें कैश हमारा सोर्स है, डेबिट साइड पे है, और कैपिटल स्टॉक आप देख लें क्रेडिट साइड पे है। तो ये 5 हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जिनको हमने एडजस्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई चेंजेस इन बैलेंस शीट में तो हमारे पास नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले अब आप देखिए कि हमारे पास जो इसमें चेंज आ रही है कैश में। देखें हम वन बाय वन बैलेंस शीट तमाम आइटम्स देखते हैं, जो रिमेनिंग है उनकी एडजस्टमेंट हम करते जाते हैं। सो कैश में आप देख लीजिए, प्रीवियसली इट वाज 80,000 एंड करेंटली 37, तो डिक्रीज हो रहा है, यानी क्रेडिट पे आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप 80,000 में से 37 माइनस करें तो आपके पास 43 आ जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो कितना है, 43,000। सो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 43,000, ये हमारा कैश आ गया।
नेक्स्ट आप देखें अकाउंट्स रिसीवेबल का, अगर आप डिफरेंस देखें तो बिगिनिंग 100,000 था और एंडिंग 850,000 था, तो इसमें क्या है, इंक्रीज हो गया है। अच्छा, जब इंक्रीज हो गया है तो हम देख लेते हैं कि कितना इंक्रीज हो गया है हमारा, 850। सो 850 में से अगर हम 100,000 माइनस करेंगे तो हमारा इंक्रीज इम्पैक्ट आएगा, और वो कितना आ रहा है, 750। दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें तो 750 डेबिट साइड पे आ रहा है। अच्छा, अगर आपको याद हो हमने इनडायरेक्ट मेथड किया था, तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने देखा था कि अगर कोई इंक्रीज आ रहा हो करंट एसेट्स में, तो इसका मतलब होता है, इसका इसका इम्पैक्ट ये आता है कि कैश एक्चुअली डिक्रीज हो रहा होता है। सो दैट्स वाई अब हम यहाँ यानी कि एक इनवर्स एसोसिएशन होती है करंट एसेट्स और कैश की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और उसकी वजह से कैश हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो इसी वजह से हम इसको यूजेस में लिख रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप इसका इम्पैक्ट चेक करना चाहें, हर एंट्री का हम डबल इम्पैक्ट लिखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 750 से हमने एसेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कैश पे इम्पैक्ट क्या आता है कि कैश हमारा डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। और नेक्स्ट है, हम लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं, और लाइबिलिटी साइड पे अगर आप चेक करें हमारे पास, सो हम शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं, अकाउंट्स पेबल की हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। सो अकाउंट्स पेबल अगर आप दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ पे 30,000 है ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस 63,000 है। इसका मतलब है कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, वो कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 33,000 का, और अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट्स पेबल इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे ये देखें, क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है, 33,000 से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, लाइबिलिटीज और कैश की डायरेक्ट एसोसिएशन है, यानी कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैश भी इंक्रीज होगा, और इसका इम्पैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए, इंक्रीज इन accounts payable। और कितना इंक्रीज हो रहा था अकाउंट्स पेबल में, अकाउंट्स पेबल में ये हमने 33 इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे भी हम इंक्रीज वाली साइड पे आ जाएंगे, और कितना इंक्रीज हो गया है, 33,000। तो आप यहाँ पे हमने इसका इम्पैक्ट लिख लिया। नेक्स्ट आप देखें एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल, और एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल प्रीवियस ईयर के मुकाबले में करंट ईयर में डिक्रीज हो रहे हैं। सो एक्रूड इंटरेस्ट पेबल का अगर हम डिफरेंस देखें दोनों को माइनस करके, तो ये आपका जो डिफरेंस आ रहा है ये 13,000 आ रहा है। सो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट पेबल है। ओके, सो दिस इज ये टाइपो एरर है, ये 450 है। कैसे 450 है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि दिस वन, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस 45,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस 32,000 है। ओके, सो इन दोनों को जो डिफरेंस आ रहा है वो 13,000 आ रहा है, और इसको हम डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है, और जैसे ही लाइबिलिटी में डिक्रीज आता है, इसका मतलब, क्योंकि लाइबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होती है, तो डिक्रीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस तरह इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैश इंक्रीज करता है, इसी तरह डिक्रीज इन लाइबिलिटी यानी डिक्रीज इन accrued
एक्सपेंसेस पेबल। सो डिक्रीज होने की वजह से कैश भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो हम कैश को कौन सी साइड पे लेके आ जाएंगे, डिक्रीज वाली साइड पे लेके आ जाएंगे, जो कि कितना आ रहा है, 13,000। सो ये 13,000 का इम्पैक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, हम नोट्स पेबल की एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शेयर कैपिटल भी हम एडजस्ट कर चुके हैं, रिटेन अर्निंग्स भी हम एडजस्ट कर चुके हैं। सो अब हम देख लेते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंसेस अगर हम चेक कर लें, ये टोटल एसेट्स हमारे पास हैं, इसको हम बोल्ड में कर देते हैं। और ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये एंडिंग बैलेंस है एसेट्स के। और अगर हम यहाँ पे चेक करें कि डेबिट बैलेंसेस हमारे कितने आ रहे हैं, और अगर हम क्रेडिट बैलेंस चेक करें, और तो हम देखते हैं कि हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि दोनों के चेंजेस जो हैं, यानी कि बैलेंस शीट चेंजेस इक्वल आ रहे हैं। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, यानी कि हमने जो चेंजेस का इम्पैक्ट लेके आए हैं, जितना डेबिट पे इम्पैक्ट आया है उतना ही क्रेडिट पे इम्पैक्ट आया है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ हम इनका जब टोटल करते हैं यहाँ पे, सो अगर हम सब टोटल कर लेते हैं, अ, हम इसको, ओके, सो सब टोटल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सोर्सेस कैश के कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 2,570,000 आ रहे हैं। और अगर हम यूजेस चेक करें और टोटल करके देखें तो वो कितने आ रहे हैं, 2,613,000 डॉलर। सो दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें, सोर्सेज यानी कि ये क्या है कि जिससे कैश इनफ्लो हुआ है, और यूजेस जिनसे कैश आउटफ्लो हुआ है, तो आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लोज कम है। इसका मतलब है कि कैश में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। और अगर हम चेक करें यहाँ पे बैलेंस, तो आप देख लीजिए कि कैश ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा था, क्लोजिंग बैलेंस कम है, क्योंकि डिक्रीज आ रहा है। और कितना डिक्रीज आ रहा है, 43,000। तो ये 43,000 का डिक्रीज जो है, हम अगर एडजस्ट कर लें यहाँ पे 43,000, तो आप चेक कीजिए कि अब हमारा दोनों साइड का जो टोटल है वो क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा। यानी कि इसको भी अगर हम टोटल कर लें, तो ये देखिए दोनों जो हमारे बैलेंसेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अब हमारे बैलेंस सेम आ गए। क्यों, क्योंकि ये हमारा नेट डिक्रीज 43,000 आ रहा है। इसको हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे ये सोर्सेज और यूजेस का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, प्रिपेयर अ वर्कशीट फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और इसमें जो फॉर्मेट था वो एग्जिबिट 13-7 था, जो हमने बुक से भी चेक किया और हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया, जिसमें इसके दो पार्ट थे। पहला हमने इम्पैक्ट या इफेक्ट देखा कि बैलेंस शीट अकाउंट्स के चेंजेस की वजह से ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स क्या होता है, और उसकी वजह से हमारे पास कैश पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है, प्रिपेयर अ फॉर्मल कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनाना है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मेथड यूज़ हुआ हुआ है वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ हुआ हुआ है। सो हम ये करते हैं कि हम बिल्कुल इस स्टेटमेंट, जो हमने ये स्टेटमेंट बनाई है यूजर्स, और इसी के सामने हम बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। हेडिंग्स हमारी वही होंगी जो हमने प्रीवियसली देखी हैं। तो यहाँ पे हम वर्कशीट के बजाय हम
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज लिख देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटीज़ आती हैं, वो एक्टिविटीज़ कौन सी आती हैं? वो आती हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब आप देखिए, हमने क्योंकि वर्कशीट बना ली है तो उसके बाद हमारे लिए ये कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने हमें दी हुई हैं यहाँ पे। और जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, वो इनडायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि दिया हुआ है दिस वन $440,000। और हम इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे वो तमाम आप कह लें अकाउंट्स या वो तमाम रीजंस जिसकी वजह से कैश इन फ्लो हो रहा है। सो ऐड हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, यानी कि अब अगर आप चेक कर लें तो हमारे पास जो कैश इनफ्लो हो रहा है, प्रॉफिट हमने लिख दिया, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, इसकी वजह से भी कैश इंक्रीज हो रहा है। और अकाउंट्स पेबल की वजह से भी कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। तो इनको हम एडजस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले ऐड हम करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। इनर कॉलम में हम इसको लिख लेते हैं और ये कितना है हमारे पास? $147,000, ये हमने मेंशन किया। और इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, सो ये भी हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 33,000, तो यहाँ पे हमने 33,000 भी ले लिया है। सो ये टोटल आप कह लें कि इंक्रीज टोटल कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और टोटल जो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 180,000। सो दिस 180,000 हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। जस्ट अ मिनट, हम इसको सो 180,000 ये हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद हम कोई भी देखेंगे, अगर कैश इनफ्लो हमने ले लिया है, अब हम देखेंगे कैश का आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो आप देखें ये आउटफ्लो नज़र आ रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल की वजह से आउटफ्लो है और डिक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंसेस की वजह से आउटफ्लो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स। सो वो कितना है? $750,000। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज, तो ये भी हम लेस कर देंगे। लेस डिक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल। और वो कितना आ रहा है? 13,000। सो ये हम 13,000 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कैश आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि हम टोटल करके देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी
$163,000, और इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे विद माइनस साइन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो $763,000। सो ये आउटफ्लो था। अब हम अगर इसका टोटल देख लें तो हमारे पास कितना आ रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो एडजस्ट करने के बाद आप देखिए आउटफ्लो आ रहा है। आउटफ्लो मीन्स के नेट कैश used by operating activities, या used by या used in operating एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका जो नेट कैश है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इन्होंने इतना कैश यूटिलाइज किया, ये यूज किया है। जनरली आपको पता है कि ऑपरेशन से जो कैश जनरेट होता है या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जनरली वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन में है, तो मे भी ये रीज़न हो कि इसकी वजह से ये नेगेटिव में आया हो। लेट्स सी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हम कैश फ्लो का स्टेप होता है वो हम लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो हम वो ले लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारे पास एक ही है, वो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इसकी वजह से हमारे पास कैश का आउटफ्लो हो रहा है 1,850,000। और इसको हम अगर टोटल करेंगे तो अमाउंट यही आएगी, जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, क्योंकि ये भी नेगेटिव आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो ये क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो हम माइनस में लिख देंगे 185। सो ये भी हमारा कैश यूज्ड हो गया। उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास, द लास्ट वन, वो हमारी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। एक हमारे पास मौजूद है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों ही में हमारे पास कैश जो है वो प्लस हो रहा है, कैश आ रहा है। कैसे, हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं और इशुएंस ऑफ कैपिटल स्टॉक है, और दोनों में कैश इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और वो कितनी है, $1,450,000। सो $1,450,000 ये हमने लिख दिया। और इशुएंस ऑफ कैपिटल स्टॉक की तो हम ऐड कर लेंगे इशुएंस ऑफ कैपिटल स्टॉक, तो इससे भी हमारा कैश इन होता है। और ये है $500,000। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा आ रहा है 1,950,000। इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग डेज। यानी कि इससे हमारा जो नेट कैश हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, दैट्स वाई हम प्रोवाइडेड बाय लिख रहे हैं। और हम इसको इनर को कर देंगे। और अब हम तीनों एक्टिविटीज का अगर इम्पैक्ट देखें तो हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज पता चल जाएगा। तो तीनों का अगर हम इसको सम कर लें तो सम हमारा कितना आ रहा है, 43,000। तो इसको हम कहेंगे नेट कैश इन डिक्रीज हुआ है। सो नेट कैश
डिक्रीज, नेट कैश डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। और अगर आप ये चीज़ नोट करें तो देख लीजिए कि हमारा जो नेट कैश डिक्रीज है वो सेम है, वो इतना ही आया है। यानी कि हमारा जो पहले नेट कैश हमने जो वर्कशीट बनाई थी उसका टोटल और कैश फ्लो का टोटल हमारा क्या आना चाहिए है, सेम आना चाहिए है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है, हम नेट इंक्रीज या डिक्रीज में ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप कह लें कि जो जनवरी या ओपनिंग बैलेंस आप कह लें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जनवरी 2011। या आप यूं कह लें कि 2010 का जो क्लोजिंग था वो आपका 2011 का ओपनिंग बैलेंस है। सो वो हमारे पास कितना मौजूद है हम चेक कर लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट आ गई और आप ये देखें, बिगनिंग बैलेंस कितना था, 2010 का क्लोजिंग और 2011 का ओपनिंग विच इज़ 80,000। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 80,000। सो दोनों का जो टोटल इम्पैक्ट आएगा वो कैश बैलेंस कितना आ जाएगा, $37,000। और हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और ये आपका आ जाएगा कैश एंड कैश 31 दिसंबर 2011। सो ये हमारा टोटल बैलेंस था और हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 37 आ रहा है और अगर आप चेक करें बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 37 आ रहा है। सो ये हमारा आप कह लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट थी। और इसकी रिक्वायरमेंट में आपसे एक और बात पूछी हुई है कि इंक्लूडिंग अ सप्लीमेंट्री स्केड्यूल ऑफ नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो अगर कोई आपकी यानी कि नॉन कैश इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं तो उसकी कोई सप्लीमेंट्री स्केड्यूल बना है या इंफॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। सो हमारी हमने यानी कि जब आपने एक एसेट परचेज किया था, अगर आपको यहाँ पे याद हो, दिस वन, तो एसेट तो आपका 2.2 मिलियन का आया था, लेकिन उसमें जो ये नॉन कैश फाइनेंसिंग थी वो 350 थी, क्योंकि हमने कैश कितना दिया, 1,850,000 का कैश आउटफ्लो हुआ। बाकी के लिए आपने क्या किया था, फाइनेंस कर लिया था। यानी आपके पास जो 350 का था वो ना कैश इनफ्लो हुआ था ना आउटफ्लो हुआ था। तो ये हम जनरली अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर ये हम दिखाते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही हम दिखाते हैं, जिसको हम जैसे कि यहाँ पे मौजूद है सप्लीमेंट्री schedule of non-cash investing and financing एक्टिविटीज, जिसमें अभी हमने जिक्र किया कि हमने एसेट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने परचेज किया था और इसमें से हमने लेस किया कि पोर्शन फाइनेंस बाय इशूइंग, हमने लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल इशू किया था। और तो इसके बाद हमारे पास नेट कैश पेमेंट आई थी, कैश पे टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमने यहाँ पे अगर आपको याद हो
$2,200 का हमने एसेट परचेज किया था, और हमने जो फाइनेंसिंग की थी वो हमने कितनी की थी, 350 की थी। तो 10 और आ जाएगा यहाँ पे, दिस वन। सो जो कैश, एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन थी आपकी, वो कितनी मौजूद थी, हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। 18 समथिंग जो हमने पहले भी कैलकुलेट की हुई है, दिस $1,850,000। सो ये हमारा एक सप्लीमेंट्री स्केजुअल था जिसमें हमने कहा कि कोई अगर आपकी ये जैसे ये 350 है, नॉन कैश फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व हो तो वो हम सप्लीमेंट्री में दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, briefly explain how operating activities can be a net use of cash when the company is operating so profitably. ओके, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमने ये कैश फ्लो बनाया है, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आप ये बताइए कि फिर इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे दिस वन, वो ये पूछ रहा है कि वो ये 143 ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। सो इसकी एक आम रीज़न तो ये हो सकती है कि अगर हम इसको देखें, सबसे बड़ी अमाउंट ये है 750। सो ये जो 750 है, 750 इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। कंपनी जैसे ही कंपनी की सेल इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर्स भी इंक्रीज हुए हैं, क्रेडिट सेल्स भी इंक्रीज हुई है। तो क्रेडिट सेल्स इंक्रीज होने की वजह से अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है, और अगर अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। अभी वो इस साल अनकलेक्टेबल है ना, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट, ये 2011 है तो 2012 में ये सारा कलेक्टेड हो जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो इज समथिंग डिफरेंट एंड नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन इज समथिंग डिफरेंट। सो हम ये नहीं कह सकते कि कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है इसका नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपका जो है वो प्रॉफिट भी नेगेटिव है। ये जो हम कैश फ्लोज स्टेटमेंट बनाते हैं ये हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनाते हैं, जबकि ये जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट आइटम्स बनते हैं, ये सारे किस पे बनते हैं, ये सारे आपके अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनाते हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही होती है ना कि जिसमें हम देखते हैं, जो कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट बनती है, और जिसमें हम ये कहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, जिसमें वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं, जिसमें वो एक्चुअली जिस टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं। तो इस वजह से इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो नेगेटिव होने का मतलब है कि लॉस हुआ है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर सी थी। रिक्वायरमेंट नंबर डी में पूछा हुआ है, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड रैपिड ग्रोथ, यानी कि जैसे अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि कंपनी में ऑल ऑफ अ सडन एकदम रैपिड ग्रोथ शुरू हुई है, तो मैनेजमेंट फोरकास्ट दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज will be an ever greater use of cash in 2012 than in 2011. If this forecast is correct, does the company appear to be heading toward illiquidity? So, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास सफिशेंट कैश है टू पे इट्स क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे कहता है ना, एक तरफ आप देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका जो कैश फ्लो शो हो रहा है वो नेगेटिव शो हो रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर मज़ीद ग्रोथ होगी तो क्या फ्यूचर में कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी या बैंकरप्ट हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। कंपनी के ऐसे चांसेस नहीं है कि वो लिक्विडेट हो जाएगी। उसकी पहली रीज़न तो आप देखिए यहाँ पे मौजूद है पॉइंट नंबर 4 में,
$6 million की इस कंपनी की क्रेडिट लाइन है, यानी कंपनी $6 million तक ले सकती है, इसकी क्रेडिट लाइन है। और कंपनी ने अभी उस $6 million में से $1.45 million यूटिलाइज किया है। सो इसका मतलब है कि कंपनी की डेट पेइंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस 6 million क्रेडिट लाइन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी, जिसके चांसेस वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो मार्केट में नाम निकलेगा। और जब मार्केट में नाम निकलेगा तो कंपनी इजीली अपने शेयर्स इशू कर सकती है, यानी उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाएगी और कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। तो शेयर्स इशू करने के अगेंस्ट भी कंपनी को आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कैश भी रिसीव हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, क्योंकि एक दो रीज़न हम मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। मे बी क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल होती जा रही है, तो प्रॉफिट बनाती जा रही है, उससे उसका कैश फ्लो भी इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, कैश भी आएगा और इन्वेस्टमेंट भी उसको चाहिए होंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ की वजह से कंपनी के लिक्विडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि मिस प्लीज़, मैडम प्लीज़ आप इसको उर्दू में बना दें ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसका एक मैं इंग्लिश वर्जन भी बना दूंगी अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। सो दैट्स इट। इसमें जो ख़ास चीज़ हमने देखी वो ये देखी कि हमने इसमें जो नई चीज़ हमने लर्न की इस चैप्टर में वो वर्कशीट थी। और ये वर्कशीट हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में काफ़ी इस वर्कशीट ने हेल्प आउट किया। Okay, that's it. Take care, class.